असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। जी हाँ, अभी एसएससी सीजीएल 2022 की जो प्रेफरेंस है वो 27 अप्रैल से आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे में सभी पोस्ट के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि एसएससी सीजीएल प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक एक चीज़। अब यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन डीओपीटी सीएसएस। जी हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसके बारे में पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें क्या क्या होती है वो नहीं पता होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। लगातार जो स्टूडेंट क्वेरी करते हैं, यहाँ पर आपके अलग अलग पार्ट में आपकी वीडियो होगी, किस तरीके से आपको मिनिस्ट्री मिलती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो होता क्या है कि जब आपका फाइनली सिलेक्शन डीओपीटी सीएसएस में एएसओ के तौर पे होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर वगैरह स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हो तब आपसे मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस मांगी जाती है। आपको पता है कि डीओपीटी सीएसएस के अंडर में जाने कितनी ऐसी मिनिस्ट्री है जहाँ पर आपको पोस्टिंग आपको दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में आपको पोस्टिंग के लिए आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है। जिस जिस मिनिस्ट्री में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसी हिसाब से प्रेफरेंस भर के देनी होती है, और फाइनली उसी हिसाब से आपको जो मिनिस्ट्री है वो आपको एलोकेट होती है, ठीक है। जैसे ही आपको कोई भी मिनिस्ट्री आपको मिल जाती है, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग सेशन। जैसे मान लो कि किसी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिलती है, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स मिलती है, किसी को आपका कोई अलग अलग मिनिस्ट्री जो भी आपकी है, क्योंकि हर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की ये जो रहता है आपका हेडक्वार्टर आपका पूरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जैसे ही कोई भी मिनिस्ट्री मिलती है, उसके बाद सीधा आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी रहती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की आपकी शिमला में रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की, इसकी आपकी अलग रहती होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी पोस्टिंग है वो आपकी अलग अलग जो है वो आपकी मिनिस्ट्री में रहती है। उसके बाद ट्रेनिंग आपका रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एक टाइपिकल डे जो होता है वो आपका क्या रहता है, डीओपीटी मतलब सीएसएस में एएसओ जो सेलेक्ट होते हैं, फिर आप उनकी अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि आपको टाइम से ऑफिस पहुँचना होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि अभी बायोमेट्रिक वगैरह हर जगह पे है, तो आपको 9:15 तक आपको ऑफिस पहुँचना होता है। और उसके बाद फिर ये मान लो कि आप यहाँ से कब निकलोगे, ये डिपेंड करता है आप जिस भी मिनिस्ट्री में पोस्टिंग है। देखो एक चीज़ यहाँ पे बता दो, कई लोग कहते हैं वर्कलोड ज़्यादा होता है, कई लोग कहते हैं वर्कलोड उतना नहीं रहता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपका मिनिस्ट्री के ऊपर। हालांकि आप एज ए जिस भी मिनिस्ट्री में आप पोस्टेड हो, हेडक्वार्टर के उसमें हो, तो कहीं ना कहीं आपका वर्कलोड तो रहता ही रहता है। बस कुछ ऐसी मिनिस्ट्री है जहाँ पे उतना नहीं रहता है। कई बार आपको जो भी मेन समिट्स होती है वहाँ पर भी आपको जाना होता है, बड़े बड़े लोगों से आपको मिलना होता है। तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से पूरा जो दिन है वो आपका रहता है। 9:15 तक आपको अपना ऑफिस पहुँचना होता है। उसके बाद अपना पीसी जो रेगुलर रूटीन पीसी आपको ऑन करके, फिर आपको जो भी कल आपने जो भी पेंडिंग चीज़ें थी उनको पूरा उनका ड्राफ्टिंग वगैरह करना, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो भी जो सीनियर होता है, आपका सेक्शन ऑफिसर भी हो सकता है, आपका अंडर सेक्रेटरी भी हो सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी जिस भी ऑफिसर के अंडर में आप पोस्टेड हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑफिसर को ड्राफ्ट वगैरह जो भी है वो कहीं ना कहीं पुटअप करना होता है, करेक्शन वगैरह होता है, फिर वो दोबारा से फाइनल ड्राफ्ट वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं आपका रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट आपका जो है वो आपका, अगर मान लो कुछ काम भी नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर जा सकते हो। लाइब्रेरी भी रहती है, ठीक है। कैंटीन में चाय वगैरह भी पी सकते हो। और इसके बाद फिर आपका जो लंच होता है, लंच आपका क्या रहता है कि 1.5 से लगभग आधे घंटे का रहता है। कभी 1 से 1.5 होता है, कभी 1.5 से 2 होता है, डिपेंड करता है अलग अलग उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये जो टाइम है, मतलब लंच का जो टाइम है आधे घंटे का रहता है, लेकिन 1 घंटे तक पूरा एक्सटेंड हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, फिर दोबारा से आपको अपने काम वगैरह में लग जाना होता है। और ये चीज़ आप समझो कि अगर आपके जिस भी आप मिनिस्ट्री में पोस्टेड हो, काम ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको 6 की बजाय आपको 8 या 7 भी बच सकता है। तो ये मत सोचो कि नहीं है कि यहाँ पर मुझे काम नहीं है तो मुझे क्या नाम है 6 बजे के बाद भी बैठना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डीओपीटी सीएसएस छोड़ के दूसरी ऐसी पोस्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम इतना ज़्यादा होता है। और इसके अलावा क्या है कि आपकी एक डेस्क जॉब रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है एट दैट टाइम, क्योंकि लगातार बैठ के पूरा पीसी में काम वगैरह करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में आप कहीं ना कहीं चाय वगैरह के लिए आप जा सकते हो, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ, कहीं ना कहीं जो भी है आप घूम सकते हो। तो इतना कोई भी इतना प्रेशराइज बन के नहीं होता कि आपको सिर्फ वहाँ पे बैठे ही रहना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो मंडे टू फ्राइडे आपका पूरा
ऑफिस है वो रहता है, कभी कदा सैटरडे भी आपको आना जो है वो कहीं ना कहीं आपको पड़ सकता है। और आप जब देखोगे ना तो जितने भी आपको एसोसिएट्स मिलेंगे उनके जो डेस्क पे फाइल वगैरह पूरी रखी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी होती है। हालांकि जिस भी, जैसे मान लो आप सेक्शन ऑफिसर के अंडर में अगर आप पोस्टेड हो तो वहाँ पे अलग से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या आपको एमटीएस वगैरह कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्टाफ जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी बड़े ऑफिसर के अंडर में हो तो स्टाफ आपको ज़्यादा मिलता है, एएसओ आपको 1 से 2 भी आपके कहीं ना कहीं आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो में पोस्टिंग, जैसे मान लो होता है क्या है कि अगर आप यूथ अफेयर्स में पोस्टेड है तो वहाँ पर जितने भी यूथ अफेयर्स की चीज़ें या समिट्स वगैरह होंगी वहाँ पर आपको पूरा जाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के लोग जो आते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपका किसी सोशल मिनिस्ट्री में, अगर मान लो आपका वेलफेयर मिनिस्ट्री में पोस्टिंग हो गया तो वहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल वर्क भी आपको करना पड़ता है। वहाँ पर जाके आपको सारी चीज़ें आपको नोट डाउन वगैरह करनी पड़ती हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बट कुछ जगह पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो रहती है वो कहीं ना कहीं आपको जाके कलेक्ट करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो है वो आपका रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर मैं चूज करता हूँ सीएसएस में एज ए एएसओ तो वहाँ पर किस तरीके से हमारा जो प्रमोशन का प्रोस्पेक्ट वगैरह रहेगा। देखो अभी तक क्या था कि जो प्रमोशंस थे उनमें अभी आपकी रोक लगी थी। अभी पिछले 2 साल से अब धीरे धीरे जो है वो प्रमोशन से जो है वो कहीं ना कहीं आपके किए जा रहे हैं। अभी 2013 में 13 के प्रमोशंस आपके हुए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपके हुए थे, अब 14 के होंगे। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे जो प्रमोशंस हैं वो आपके खुले हैं अब और किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक प्रमोशंस जो थे वो आपके टाइम से नहीं हो पाते, तो मिनिमम ये मान लो कि आपको 8 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे आपको प्रमोशन के लिए, ठीक है। और ये आपकी बेसिकली डेस्क जॉब आपकी रहती है, ठीक है। ओवरऑल आपको वहीं अपने चेयर पे बैठ के सारी चीज़ें आपको वगैरह करनी होती हैं। आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग या जो भी आपके अलग जो भी आपके वर्क होते हैं, ठीक है, जो आपको अलॉट आपका जो सुपीरियर आपको अलॉट करता है वो कहीं ना कहीं आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें डेपुटेशन वगैरह की, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से आप डेपुटेशन वगैरह के लिए भी आप किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हो, ऐसा नहीं कि आप बाउंड हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई एक जो जो जैसे मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज हो गया, ये लोग फील्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि नहीं है कि हमें एक रिस्पेक्ट वगैरह, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं जा रहे हो, मान लो कई जगह आपको क्या होता है कि ग्राउंड डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे वेलफेयर में आपको क्या होता है, एनजीओ वगैरह में आपको जाके पूरा डेटा कलेक्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं, आपकी वहाँ पे भी रिस्पेक्ट रहती है, बट ऐसे आपको ये पूरी तरीके से डेस्क जॉब रहती है। आपको कहीं भी ऑफिशियली तौर पे बहुत ही रेयर हुआ समिट्स वगैरह हुई तो ही आप जाओगे, अदरवाइज आपको बाहर नहीं जाना होता है। जैसा आईटीआई और आपका जो एक्साइज इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर वगैरह जो रहता है उनका एक पूरा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसकी वजह से क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं ना जो डेली पोस्टिंग जाते हैं वही सिर्फ कहीं ना कहीं चूज करते हैं, अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यही कारण 21 में देखो तो लगभग स्टूडेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो टॉपर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं आपका चूज किया हुआ था, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी जब भी आपका ज्वाइनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, आपसे आपकी मिलिट्री जो है वो आपको होगी। अब बात कर लेते हैं हम क्वार्टर्स की, तो क्वार्टर्स के लिए आपको जो है वो आपको 4 से 5 साल जो है वो कहीं ना कहीं आपको लग जाते हैं। पूरा ऑनलाइन आपको भरना होता है, ई संपदा पोर्टल के थ्रू जो भी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं आपकी क्वार्टर्स वगैरह की आप सभी की करनी होती है, ठीक है। और बाकी लीव वगैरह का जैसा अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, जैसे 30 CL, ठीक है, 20 मेडिकल हो गया, 8 CL, तो सेम एज यहाँ पर भी आपको मिलता है। और लीव वगैरह के लिए भी इतना भी कोई इशू नहीं होता है, अगर आप कहोगे तो इसलिए आपको मिल जाती है, ओके। तो इस तरीके से पूरा जो है वो रहता है। कई जगह पे आपका काम मिनिस्ट्री में आपका ज़्यादा रहता है, लगभग ये मान लो कि 70% मिनिस्ट्री में आपका काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि एज ए हेडक्वार्टर आपका वो मिनिस्ट्री आपकी रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका काम भी कम रहता है। तो ओवरऑल ये मानो कि अगर आप डेली पोस्टिंग के लिए सिर्फ चाहते हो तो आप बिल्कुल चूज करो, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार वहाँ पे मुझे डेली पोस्टिंग इतना वो नहीं है, मुझे कहीं पर भी मिल जाए बट शांति की नौकरी मिले, तो आप किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को भी चाहो तो चूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ पूरा ऐसा सारा, बाकी आपको हर 5 साल में आपको फर्नीचर वगैरह का आपको अलाउंस वगैरह कहीं ना कहीं आपको दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रहती हैं वो कहीं ना कहीं आपका हर पर्टिकुलर अलग अलग मिनिस्ट्री में आपकी वेरी करती है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मिलती रहेगी।